चलिए, अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम लोग सीखेंगे। अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड किए थे, अगर आपको याद हो। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में मीटर स्केल कराया, मैंने डायरेक्ट मेथड में आपको वर्नियर कैलिपर कराया, मैंने डायरेक्ट मेथड में आपको स्क्रू गेज कराया। ये 3 टॉपिक्स हमने डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में कर लिए थे। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जब कोई चीज ऐसी हो जहां तक हम या तो पहुंच ना सकते हो, या उसकी लेंथ कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरली अजीब हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करो एटम्स के लिए, एटम्स का साइज नाप पाना डायरेक्टली ऐसे पॉसिबल नहीं है कि स्केल के सामने एटम को रखा और नाप लिया, पॉसिबल नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड का केस हो गया। आपको यहां से मान लीजिए सूरज तक का डिस्टेंस निकाल करके बताना है, अर्थ से सूरज की दूरी कितनी है, या यहाँ अर्थ से किसी एक तारे की दूरी कितनी है। तो आप कैसे पता लगाओगे? यहां से लेकर के तारे तक टेप लेकर के थोड़ी जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ये बात, है कि नहीं? तो ये ऐसी चीजें होती हैं जहां पर प्रैक्टिकली जो डायरेक्ट मेथड होता है वो एप्लीकेबल ही नहीं हो पाता। तो इन केसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं। आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ठीक है ना? समवेयर क्लोज टू 9 किलोमीटर है, लगभग लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। 8,900 एंड समथिंग मीटर्स में आ जाता है, अप्रोक्सीमेट निकालो तो हम रफली कहें 9 किलोमीटर। तो अब अगर आप उसकी शेप देखो, अगर मैं एक पहाड़ बनाता हूं, एग्जांपल लेते हैं, एक पहाड़ बनाता हूं, ये हमारा पहाड़ है, ठीक है? ठीक। अब मुझे शौक चढ़ा कि मुझे इसकी ऊंचाई नापनी है, तो भैया मैं अपना सब गियर वेयर लेकर के पहन करके और यहां से चढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है? और मैं यहां पहुंच गया, ये मैं खड़ा हूं यहां पर, देखो, वाह। और मैंने साथ में इंडिया का झंडा भी फहरा दिया, ठीक है? मैं पहुंच गया यहां पहाड़ पर ऊपर, ठीक है भाई, मैंने यहां झंडा भी फहरा दिया, ठीक। अब जब मैं यहां पहुंचा, अब मैंने सोचा चलो मैं इसकी, अब जब यहां पहुंचा हूं तो मैं इसकी ऊंचाई नाप लूं। तो अब अगर मान लो मैं टेप लेकर के जाऊंगा, तो मैं टेप, अगर मुझे इसकी ऊंचाई नापनी है, ध्यान से देखना अब यहां पर जरा, इसकी जो हाइट है वो है ये एच, इस तरह से। लेकिन यहां पर बीच में पहाड़ है, खाली नहीं है, यहां सुरंग नहीं बना रखी मैंने ऊपर से नीचे तक नापने के लिए। तो अगर अब मैं मान लो टेप ले भी लिया, तो मैं टेप से ये नाप सकता हूं, स्लांट हाइट। मैं ये तब भी नहीं नाप सकता। तो डायरेक्ट मेथड में भले ही मैं यहां तक पहुंच जरूर सकता हूं, लेकिन मैं यहां से यहां तक नहीं पहुंच सकता डायरेक्टली। तो ये केस हो गया इनडायरेक्ट मेथड का। क्योंकि आप देखो यहां पर, भले ही मेरा मन करा मैं ऊपर पहाड़ तक चढ़ लिया, ऐसा करने के लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया मैं, सिर्फ नापने के लिए, ठीक है? लेकिन तब भी मैं फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से इस हाइट को डायरेक्टली एक स्केल की या एक रूलर की या एक टेप की मदद से नहीं नाप सकता। तो ऐसे केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का, जो डायरेक्टली ना होकर के इनडायरेक्ट मीन्स से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, चीजों को नापते हैं, ठीक है? तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इसी पहाड़ के एग्जाम्पल को, ठीक है? अब देखो, अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आस्था ने कहा सर खामा खा पहाड़ पर चढ़े, मैं आपको बताती हूँ, देखो सही से कैसे करता है, इसको हम कैसे नाप सकते थे, ठीक। अब देखो आस्था ने हमें क्या बताया है भाई, आस्था। यस सर। देखो आस्था ने कहा सर आप खामा खा पहाड़ पर चढ़ गए, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी क्या? मैंने कहा हो यार, मैं तो भूल ही गया। अब देखो ये कितना आसान था ये काम करना, उस पर मुझे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे मान लो ये हाइट एच नापनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां जमीन पर कहीं खड़ा हो जाऊंगा। तो मैं भैया यहां खड़ा हो गया, और इस जगह से मैंने इस हाइट एच का एंगल ऑफ एलिवेशन नाप लिया। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन हम लोग क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं जो, ठीक है? तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज यहां पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, ठीक है? मैंने क्या किया,
अब मुझे इसकी चौड़ाई पता है, ये तो नापी जा सकती है, सरकमफेरेंस या दूरी निकाल करके एवरेज डिस्टेंस ही निकाला जा सकता है, ये चौड़ा कितना होगा। तो मैंने कहा इसका सेंटर लगभग लगभग यहां से x दूरी पर है। ठीक है भैया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे हाइट निकालनी है। मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन नाप लिया। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एक डिवाइस से नापा जा सकता है, इसको बोलते हैं सेक्सटेंट या क्लाइनोमीटर। इनक्लाइनोमीटर दो डिवाइसेस हैं ये। एक डिवाइस होती है सेक्सटेंट, ये तो नेविगेशन में भी यूज होती है, मैंने आपको बताया था, इस पे वर्नियर कैलिपर लगा होता है, अगर याद हो मेरा लेक्चर आप लोगों को। या फिर मैं इनक्लाइनोमीटर, ये तो शायद आपको क्लास 10th में बनवाया हो प्रोजेक्ट में, अगर नहीं बनवाया तो बता दूंगा, बहुत आसान होता है इसको बनाना, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है। तो ये इससे एंगल नापा जा सकता है यहां पर खड़े होकर के। तो हमने एंगल नाप लिया, थीटा मुझे पता है। ठीक है। मुझे ये हाइट नापनी है, मुझे ये पता है ये दूरी कितनी है। इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको मैं नाम देता हूं बी, बेस बी, और मैं पॉइंट सी पर खड़ा। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली यहां पर tan थीटा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा की वैल्यू निकालूं, तो आप कहोगे सर tan थीटा होता है बेस अपॉन, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा है यहां पर, ए बी, और बेस कौन सा है यहां पर, सी बी। तो इनके बीच का रिलेशन आ जाएगा, और ए बी को मैं बोल सकता हूं एच, और इसको मैं बोल सकता हूं एक्स। तो मैं कह सकता हूं हाइट एच इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने देखो इनडायरेक्टली हमने क्या नापा, हमने नापा एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने नापी ये दूरी, और इनका इस्तेमाल करके मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। डायरेक्टली मैंने एच नहीं नापा, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। आस्था ये मेथड तो पहले सिखा देती, मुझे पहाड़ पे नहीं चढ़ना पड़ता भाई, तूने पहाड़ पे चढ़वा दिया, मुझे पहले बता देती मुझे ये बात, है नहीं। सर एक्सरसाइज हो गई आपकी। चलो ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ट्राइंगुलेशन मेथड, इसे बोलते हैं ट्राइंगुलेशन मेथड, क्योंकि मैंने इसमें ट्राइंगल का इस्तेमाल किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मान लो ये पहाड़ की जगह पेड़ होता, तो पेड़ तक मैं बेस तक ये पहुंच सकता हूं। ठीक है। इसकी जगह अगर हम पेड़ माने तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसका ये डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम अज्यूम कर लें इसकी जगह पेड़ था, तो भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लो पहाड़ तो यही है, लेकिन अब मैं पहाड़ के सेंटर से डिस्टेंस नाप नहीं सकता, क्योंकि बीच में है एक समुद्र। मान लो मुझे आइसबर्ग की ऊंचाई निकालनी है, कि ये आइसबर्ग कितनी ऊंची है, या एक पहाड़ है और पहाड़ के जो किनारे पर एक समुद्र है यहां पर, और मैं यहां खड़ा हूं। ठीक है। और मुझे तैरना नहीं आता भैया, और सच में नहीं आता भाई तैरना मुझे। ठीक है। इसलिए मुझे पानी में मत धक्का देना कोई भी। ठीक है। अब यहां पर बीच में है समुद्र, और मुझे तैरना आता नहीं, मैं खड़ा हूं फिर से यहीं पर। ठीक। अब मुझे इसकी हाइट फिर से पता लगानी है, अब क्या करें। तो अब ये है इसकी हाइट h फिर से। तो अब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जो मेरी एक्सेस के बाहर है, ये बन गया मेरे लिए इनएक्सेसिबल। ये जो ट्रायंगुलेशन मेथड हमने पढ़ा था वो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का था, क्योंकि मैं वहां तक पहुंच सकता था, यहां तक मैं पहुंच ही नहीं सकता। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए बन गया इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, यानी मेरी रीच के बाहर का ऑब्जेक्ट है। मुझे इसकी ऊंचाई पता लगानी, दिस इज बियॉन्ड माई रीच। ठीक है। क्योंकि मैं यहां से यहां तक पहुंच नहीं सकता, तो मैं ये डिस्टेंस नाप नहीं सकता, तो मेरे लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं ऐसे केस में, बहुत सिंपल सा काम करते हैं इसके लिए। हम क्या करते हैं, हम यहीं पर खड़े रहते हैं, और एक बार इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर खड़े खड़े हम नाप लेते हैं। हमने कहा भैया ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है θ1। ठीक है। इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, ये फिर से हो गया पॉइंट बी, मैं यहां पर खड़ा था, ये है पॉइंट सी। ठीक है। तो मैं पॉइंट सी पर खड़े खड़े एंगल ऑफ एलिवेशन नाप लिया, सेम वही तरीके से सेक्सटेंट या इंक्लाइनोमीटर से मैंने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नाप लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां खड़ा हूं सपोज, तो मैं यहां से थोड़ा सा पीछे चलूंगा, कुछ कदम पीछे चला मैं, तो कुछ कदम पीछे आने के बाद सपोज मैं अब यहां पर आ गया। अब मैंने यहां दूसरी जगह से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से नापा।
और अब दूसरी बार इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, देखो, तो वो हो गया θ2 कम होने के बाद, ठीक है। और मैं कितना डिस्टेंस चला, मैं आ गया इस पॉइंट डी पर। तो मैं कितना डिस्टेंस चला भैया, मैं चला डिस्टेंस, मान लो सपोज मैंने कहा मैं x डिस्टेंस चला, ठीक है। ये दूरी मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये दूरी d है, मुझे पता नहीं है ये कितनी है, तो मैं इसको मान लेता हूं यह d, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी d, बाद में हम इसे हटा देंगे बीच में से, ठीक है। तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल एबीसी को लेकर के चलता हूं, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल में अगर मैं cot θ1 निकालता हूं, cot θ1 वो होता है बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस कितना है भैया यहाँ पर सी डी, और परपेंडिकुलर कितना है ए बी, सी बी और ए बी, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। सी बी की वैल्यू बताओ कितनी, व्हाट इज सी बी हियर, बताओ कितनी है, व्हाट इज सी बी, सी बी इज डी, ठीक है। और परपेंडिकुलर इज एच, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल बड़ा वाला, इन राइट ट्राइंगल, अब ए बी डी है मेरे पास, बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया ए बी डी, इसमें मैं निकालता हूं cot θ2, cot θ2 कितना है भाई, cot θ2 हो जाएगा आपके पास बी डी या डी बी अपॉन ए बी, और ये जो डी बी है अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ये डी और ये एक्स दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा डी प्लस एक्स अपॉन एच, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे सिर्फ इतना करना है, इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा भैया cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू डी प्लस एक्स अपॉन एच माइनस डी अपॉन एच, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर डी इसको मैं सेपरेट करूं तो डी अपॉन एच प्लस एक्स अपॉन एच लिख सकता हूं, वो डी अपॉन एच में से डी अपॉन एच कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा, मैं लिख सकता हूं cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच, तो लिखा जा सकता है ये जो हाइट h है ये हो जाएगी x अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। अब देखो ध्यान से, मैं ये x डिस्टेंस नाप सकता हूं क्योंकि इतना डिस्टेंस तो मैं चला था, दैट इज मेजरेबल। मैं ये दोनों एंगल्स नाप सकता हूं विद द हेल्प ऑफ अ सेक्सटेंट, तो मैं जब यहां पर ये वैल्यू रखूंगा, मैं ये इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट h की ऊंचाई पता लगा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गए, मान लो आप दुबई गए, आपको जब कोई दुबई जाता है, आजकल एक बड़ा ट्रेंड है भैया, बुर्ज खलीफा के पास जाकर के फोटो जरूर खिंचाते हैं, ठीक है। तो अब आप बुर्ज खलीफा, आपने कहा चलो मुझे इसकी ऊंचाई नापनी है, तो बुर्ज खलीफा सीधा एक डंडे जैसा तो है नहीं कि यूं सीधा है, और आप यहाँ ऊपर जाओगे, ऊपर से एक टेप यहाँ पर खड़े होकर के एक टेप यहाँ से गिराओगे और इसे नाप लोगे। बुर्ज खलीफा की शेप ऐसी सी है, बढ़ता हुआ बेस है उसका, ठीक है। तो आप फिर से दिक्कत क्या आ गई, आप ऐसे टेढ़ा तिरछा नापोगे तो वैल्यू गलत आ जाएगी। तो ऐसे केस में ऐसी ऊंचाई ऊंची ऊंची स्काई स्क्रेपर्स के लिए भी हम इसी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ट्रायंगुलेशन मेथड का या इस वाले मेथड का। क्योंकि मान लो आप उसका बेस की दूरी नहीं पता आपको, तो आप क्या खड़े होगे, आप बिल्डिंग के पास खड़े होकर के एक बार एंगल लोगे, थोड़ी सी पीछे चले जाओगे एंगल लोगे, तो आपको इस दूरी की जरूरत ही नहीं पड़ती इस वाले मेथड में। तो ये बड़ी बिल्डिंग्स का
ऊंचाई निकालने के लिए भी ये मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आर्किटेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो असली में थोड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई नाप सकते हैं ऐसे चढ़ करके। ऑलराइट, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। ये इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए हमने ट्रायंगुलेशन मेथड का इस्तेमाल किया। करेक्ट। अब हम जो भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अगर हम उसे अप्लाई करना ना सीखें तो वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए अधूरा है। इट इज अ वेस्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमने ट्रायंगुलेशन मेथड सीखा है, इसको अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जाए, आप उस पर कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, लेट अस सी हाउ यू विल अप्लाई दिस सेम कॉन्सेप्ट ऑन दिस। एक क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है द शैडो ऑफ अ टावर। एक टावर है आपके पास, ठीक है, और उस टावर में स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन is found to be 50 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कितना मजेदार है ये, और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो लेट अस सी कि इसमें अब हम क्या करेंगे, देखते हैं इसको। तो हम इसकी फिगर बनाते हैं पहले। मान लीजिए ये मेरे पास एक टावर है, दिस इज अ टावर। मुझे इसकी ऊंचाई पता लगानी है। क्वेश्चन ये गिवन है, ये एक प्लेन फील्ड के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया कि जो सन है उसके अल्टीट्यूड 30 से 60 हुआ, तो उसकी जो शैडो है वो 50 डिग्री लॉन्गर थी जब वो 30 पर था, देन व्हेन इट इज एट 60 डिग्री। तो देखो पहले क्या था, पहले हमारा जो सूर्य देव थे वो यहां पर थे, ये यहां पर दिख रहा है सबको, ये सूरज नजर आ रहा है भैया, दिख रहा है, फ्रेम में है ये सूरज, बाहर तो नहीं गया फ्रेम से। तो जब ये इस तरह से, इसकी शैडो तो ऐसे ही बनेगी ना, जब लाइट ऐसे इसके ऊपर डालेगा तो यहां इसकी शैडो नजर आएगी आपको। ठीक है, और ये एंगल आपको गिवन है, ये है 60 डिग्रीज। अब जब सूरज ढला तो जो एंगल है, अब सूरज ढल करके यहां आ गया, तो अब इसने क्या किया, अब इसने जो एंगल है वो बदल दिया। तो जो सूरज का अब एंगल है, अब वाला एंगल, वो क्वेश्चन के हिसाब से अब हो गया 30 डिग्रीज। सन का एंगल कहा है, और आपको कहा गया कि 60 डिग्री वाली शैडो ये है, 30 डिग्री वाली शैडो ये है। क्वेश्चन में कहा गया 30 डिग्री वाली शैडो 60 डिग्री वाली शैडो से कितनी बड़ी है, 50 मीटर। कितनी बड़ी वो कैसे निकालेंगे, मान लो ये है हमारे पास ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो वो जो लॉन्ग वाला डिस्टेंस है वो मैं कहां पर मार्क करूं, जरा मुझे बताओ माइक पर अपने, कहां पर मार्क करूं। वो जो दोनों शैडोज का डिफरेंस है वो इन डिस्टेंसेस में से कौन सा वाला है। आयुषी बता जल्दी से मुझे, आयुषी बताएगी मुझे। सर एक और बार रिपीट कर दो प्लीज। बेटा मैंने ये पूछा है, ये जो दो डिस्टेंसेस हमको गिवन है शैडो के हिसाब से, क्वेश्चन में कहा गया कि जो 30 डिग्री वाली शैडो है वो 60 डिग्री वाली शैडो से 50 मीटर बड़ी है। तो मुझे ये बता वो 50 मीटर मैं कहां पर लिखूं। सर बीसी बीसी वाली। बीसी वाली पर। ओके तनिष्का, इसने सही बोला। यस सर। ओके वेरी गुड, दोनों पूरी तरह से गलत हो, ये सीडी पर लिखा जाएगा। देखो बेटा, ये मान लो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, सूरज यहां पर है, तो इसकी शैडो यहां पर बनेगी ना ऐसे, तो शैडो तो ये होगी। ठीक है, तो 60 डिग्री वाली शैडो ये हुई ना, BC इज द शैडो फॉर 60 डिग्री एंड BD इज द शैडो फॉर 30 डिग्री। 30 डिग्री की शैडो पूरी की पूरी BD है, 60 डिग्री की शैडो BC है। तो दोनों में डिफरेंस कौन सा है, ये। और क्वेश्चन ने कहा यही डिफरेंस कितना है, 50 मीटर। आया समझ में। हाँ भाई, दोनों को समझ में आ गया। आया बच्चों। सर एक और यस बार सर। बता दीजिए।
अच्छा, तुम एक काम करके देखना आज, ठीक है? छत पर जाना दिन में, अब तो जब तक तुम जाओगे शायद सूरज ढल चुका होगा। छत पर जाना, एक लंबा सा डंडा लेकर के, ठीक है, उसको पकड़ के खड़े हो जाना और नोटिस करना उसकी शैडो कैसे बनती है। तो तुम नोटिस करोगे, कोई भी आप स्टिक अगर जमीन में गाड़ोगे तो उसकी शैडो, अगर सूरज इधर है, यहां पर है, तो उसकी शैडो ऐसे इधर ही लिटी हुई बनेगी, ऐसी ही, ठीक है? तो अगर सूरज 60 डिग्री पर है यहां पर, तो शैडो यहां ऐसे बन रही है, और जब सूरज नीचे आ जाएगा तो शैडो लंबी बनेगी, ऐसे ही, ठीक? यस क्वेश्चन सर। में यही दो शैडोज गिवन। क्वेश्चन में कहा 60 डिग्री वाली शैडो यहां ऐसे है, जो हमने ये बनाई है 60 डिग्री वाली शैडो, ये शैडो ही 60 डिग्री वाली, भाई ये स्टिक ऐसे है, सूरज ऐसे है, तो ये शैडो हो जाएगी ना, तो शैडो ऐसी बनती है, बेस के साथ बनी हुई, ठीक है? यस फिर सर। उन्होंने कहा सूरज ढल गया, तो जो 30 डिग्री वाली शैडो है वो लंबी हो गई ना इंक्लिनेशन के हिसाब से, तो 30 डिग्री वाली शैडो जो है वो बी डी हो गई। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुनो, द शैडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लंबी पाई गई, कब? जब एंगल 30 डिग्री था, ना कि 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में कहा गया। तो जब 30 डिग्री था तो शैडो थी बीसी, 60 डिग्री था तो बीसी थी। जब 30 डिग्री था तो शैडो तो पूरी पूरी होगी ना, शैडो यहां से थोड़ी शुरू होगी 30 डिग्री वाली की, शैडो कहां से शुरू होगी? बेस से बनेगी, नहीं बनेगी? तो यस सर। बेस तो बी है, तो बी से डी तक बनी शैडो पूरी, ठीक है? तो 30 ओके डिग्री वाली शैडो हुई बी डी, 60 डिग्री वाली शैडो हुई बी सी। क्वेश्चन में कहा ये दोनों शैडोज एक दूसरे से कितनी बड़ी हैं? 50 मीटर। तो ये हुआ ना गैप 50 मीटर, यस ठीक सर। है? थैंक यू अब सर। ध्यान से देखो, ये फिगर वही बन गई हमारे पास जो हमने अभी मेथड किया था, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट वाला। उसमें हमें ये दूरी पता होती थी, दोनों एंगल पता होते थे, तब हम ये हाइट h निकालते थे। तो अब मुझे ये हाइट h कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या मेथड लगाएंगे? सेम वही मेथड, हम लिखेंगे भैया h इज इक्वल टू एक्स अपॉन, क्या था? कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन। याद है ये वैल्यू? ठीक है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास? देखो क्वेश्चन में बता रहा हूं x कितना है। x है 50 मीटर, और मेरे पास थीटा टू कितना है? थीटा टू है 30 डिग्री, थीटा वन कितना है? 60 डिग्री। पास वाला हमेशा थीटा वन होता है, दूर वाला हमेशा थीटा टू होता है, ये बात याद रखनी है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन? सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आया आंसर, हरी आप। √3 की वैल्यू 1.32 रख सकते हो, 1.732। चलो इसका आंसर निकाल लेना, आंसर आना चाहिए 43.3 मीटर, ठीक है? चेक कर लेना, आंसर आपका 43.3 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट करना इसको आज जरूर से, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का अगर लेना चाह रहे हो तो, ठीक है? अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट मेथड पर, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलैक्स मेथड। अब आपको सर ये तो नाम ही हम पहली बार सुन रहे हैं, ये पैरेलैक्स ये क्या होता है? तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूं, इसको समझने के लिए क्या होता है। सबको मेरे साथ ये काम करना है, ओके, ऑनेस्टली। अब आपको क्या करना है, आपके हाथ में भी पेन होगा, सब लोग पेन लेकर के बैठे होंगे होपफुली। बैठे हो सब लोग पेन लेकर के कि नहीं भाई? यस सर। ओके, तो अब एक काम करो, अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करो पूरा, देख पा रहे हो सब लोग मुझे? ऐसे, ठीक है? और अब अपनी लेफ्ट आई बंद करो और इस पेन को फोकस करके देखो ध्यान से। देखा सबने? देखा भाई? अब अपनी यस सर। राइट आई बंद करो और इसको देखो। यस सर। देखा राइट आई बंद करके भी? यस सर। यस सर। सबको दिख गया? दिखा कि नहीं? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है? भाई मैंने तो अभी लेफ्ट आई खोलने के लिए कहा ही नहीं था, तुझे कैसे दिख रहा अच्छा। है? लेफ्ट आई खोलनी थी, चिंता मत कर, ठीक है? देखो, पहले लेफ्ट आई बंद करो, पेन को ध्यान से देखो, फिर राइट आई बंद करो, पेन को दोबारा ध्यान से देखो। तुम्हें कुछ फर्क नजर आया? यस सर। एंगल, क्या फर्क नजर आया बताओ मुझे, एंगल। क्या फर्क नजर सर आया? सर ऐसा उसका लगा
जैसे पेन अपनी जगह से हिल गया, लगा ना? यस सर, यस सर। लेकिन तुमने अपना हाथ तो नहीं हिलाया था, हाथ तो वही था, पेन उसी जगह पर था। फिर भी हमें ऐसा लगा जैसे पेन के पीछे की बैकग्राउंड बदल गई, थोड़ी सी हिल गई, शिफ्ट हो गया, लगा ना? ऐसा लगता है ना? यस यस सर। सर। इसी शिफ्ट को बोलते हैं पैरेलैक्स। तो यहां पर ऑब्जर्व करो, यहां पर हुआ क्या। यहां पर हमने अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बदला था। हमने क्या किया, पहले मैं लेफ्ट आई से देख रहा था, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, राइट आई से देखते हुए ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फिर जब मैंने अपनी राइट आई बंद करके लेफ्ट आई खोली तो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो गया। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे पेन अपनी बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा मूव हो गया। इसी फिनोमिना को कहते हैं पैरालेक्स। क्या बोलते हैं इसको? पैरालेक्स। तो पैरालेक्स क्या है? जब भी हम अपना ऑब्जर्वेशन का पॉइंट बदलते हैं, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो रिलेटिव शिफ्ट होता है, क्या होता है? पोजीशन की ऑब्जेक्ट जो पोजीशन की जगह है वो हमें ऐसा, जो ऑब्जेक्ट की जगह है वो हमें ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ी सी बदल गई हो। इसी रिलेटिव शिफ्ट को हम कहते हैं पैरालेक्स। तो पैरालेक्स क्या है? इट इज द रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू शिफ्ट इन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हुआ क्या यहां पर, देखो मैं बताता हूं। मान लो ये है तुम्हारी लेफ्ट आई और ये है तुम्हारी राइट आई, ठीक है? और यहां पर हमारा था वो पेन, ठीक? तो एक बार जब तुम उसे लेफ्ट आई से देख रहे थे, फिर तुम उसे राइट आई से देख रहे थे, ये इस तरह से कुछ हुआ, ठीक है? तो जब तुम राइट आई से देख रहे थे तो तुम्हें बैकग्राउंड यहां वाली दिख रही थी, जब तुम लेफ्ट आई से देख रहे थे तो तुम्हें बैकग्राउंड यहां वाली दिखेगी। तो फर्क क्या हो, तुम्हें ऐसा लगा बैकग्राउंड उसकी शिफ्ट हो गई। इसी को बोलते हैं हम पैरालेक्स। तो ये जो एंगल यहां पर बनता है दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स की लाइंस से की वजह से, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये जो एंगल यहां पर बना मेरे पास, ये जो थीटा एंगल यहां पर बना, इसे बोलते हैं पैरालेक्स एंगल या पैरालेक्टिक एंगल। क्या बोलते हैं इसको? या तो पैरालेक्स एंगल बोल सकते हैं या इसको पैरालेक्टिक एंगल बोल सकते हैं। ये मेरी लेफ्ट आई पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको बोलते हैं बेसिस। इसे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बेसिस, ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा पैरालेक्स का, लग रहा है ये तो हमने पेन के साथ किया। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं गैलेक्सीज की दूरी पता लगाने के लिए, तारों की दूरी पता लगाने के लिए, ऐसे बड़े बड़ी ऑब्जेक्ट्स के बहुत दूर फार लाइंग ऑब्जेक्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूरी पर जो होते हैं, उनकी दूरी पता लगाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इसमें हमें एक चीज जो हमने सर्कल चैप्टर में सीखी थी उसका इस्तेमाल करना होता है। वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं और याद रखना, ये फॉर्मूला वो होता है एंगल का। एंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सबको याद होगा ये बात, सर्कल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट। लेंथ ऑफ जो एंगल होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर अगर आप पैरालेक्टिक एंगल का फॉर्मूला बनाओ या पैरालेक्स एंगल का, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है? तो आर्क तो यहां पर ये बन गया, ठीक, और ये दूरी हो गई मान लो डी, ठीक है? तो पैरालेक्टिक एंगल जो हमारे पास थीटा हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा बेसिस अपॉन डिस्टेंस। भाई जो डिस्टेंस डी मुझे नापना है वो, ठीक है? तो भाई मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो मैं डी कैसे निकाल सकता हूं? बी अपॉन थीटा से। ये बेसिक है, बेसिस है, मतलब ये मेन, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल है। हम इसी कॉन्सेप्ट को, इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स कहीं पर भी लेंगे धरती पर, वहां पर दोनों तरफ से हम एंगल नाप लेंगे किसी भी दूर की चीज का। उस एंगल को यहां रखोगे, एंगल नपा हुआ होगा आपको। आपको दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, बेसिस। अगर आपको ये दो चीजें पता हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट की दूरी रफली एस्टिमेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैरालेक्स, ठीक है? तो हम इस पैरालेक्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ऐसे केसेस में दूरी का पता लगाते हैं, ठीक?
तो अब हम सीखेंगे यहाँ पर दो अलग अलग केसेस हमने मेन सीखने हैं। पहला तो है एक नियर लाइंग स्टार का या प्लैनेट की दूरी पता लगाने का, ऐसे जो 100 लाइट ईयर्स के अंदर अंदर हो। अब लाइट ईयर क्या होता है आप कहोगे सर? लाइट ईयर वो दूरी होती है जो लाइट चलती है एक साल में। अब वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, याद रखना। 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, क्योंकि अगर आप लाइट की स्पीड पता करो तो वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में चलती है। 30 करोड़ मीटर्स इन 1 सेकेंड। तो सोचो एक साल में वो कितना बड़ा डिस्टेंस चलेगी। वो चलती है 9.467 इंटू 10 रेज टू पावर 15 मीटर। उस दूरी को हम कहते हैं लाइट ईयर। तो वो ऑब्जेक्ट जो ऐसे 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर होते हैं, ये डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है लाइट ईयर, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो इमेजिन करो 100 लाइट ईयर्स के अंदर अंदर वाले तारे जो हैं उनका डिस्टेंस, या मान लो यहां से मुझे प्लैनेट की दूरी निकालनी है किसी की, इस तरह के कॉन्सेप्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे, मान लो मुझे चांद की या किसी प्लैनेट की दूरी पता लगानी है। तो पहला मेथड है ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो थोड़ा पास हैं। भाई असलियत में देखा जाए तो चांद और ये प्लैनेट्स ये बहुत दूर हैं, लेकिन ये फिर भी उन ऑब्जेक्ट्स से पास हैं जो हम गैलेक्सीज के अंदर, दूसरी गैलेक्सीज के अंदर पाते हैं, या यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मुकाबले चांद तो बिल्कुल यहां नजदीक में है, ये बराबर में बाजू में रखा है। ठीक है, क्योंकि गैलेक्सीज तो बहुत ज्यादा दूर हो जाती है, उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक होल्स, वो तो थाउजेंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूरी पर है। ठीक है, तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो उसके कंपैरिजन में ये पास के ऑब्जेक्ट्स हैं। प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स बहुत पास के हैं एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स इन द गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट, पहला केस है एक पास की चीजों के लिए। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबको फिगर दिख रही है ये वाली? कैन यू ऑल सी द फिगर क्लियरली? यस सर। यस सर। ओके, चलो मैं यहीं पर समझा देता हूँ फिर इस फिगर में, या चलो मैं फिगर बना देता हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है तुमको थोड़ी सी दिक्कत आए, छोटी है थोड़ी सी फिगर देखने में। देखो ये है हमारी धरती, दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, हम इसके ऊपर दो ऑब्जर्वेटरीज ले लेते हैं। एक ऑब्जर्वेटरी यहां है, एक ऑब्जर्वेटरी यहां है। ठीक है, और ये है भैया हमारा वो प्लैनेट पी, जिसकी दूरी मुझे पता लगानी है। ठीक, तो पहले मैं इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए से इसको देखता हूं टेलीस्कोप की मदद से। ये टेलीस्कोप से देखे जाते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप एक डिवाइस है, उससे देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस ऐसा आ गया। फिर मैंने दूसरी ऑब्जर्वेटरी से देखा भैया इसको, बी से। ठीक है, अब ए और बी ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे। ठीक है, क्योंकि ये दूरी बहुत बड़ी है और ये एंगल जो इनके बनेंगे वो बहुत छोटे हैं। अब देखो इसका एंगल कैसे नापोगे, अब हवा में एंगल कैसे नापोगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। हम एक थोड़े पास के तारे को ले लेते हैं, कोई भी एक पास का तारा है। अब आप नोटिस करो, आप छत पर टहल रहे हो, ठीक है, आपने एक तारा देखा ऊपर दिख रहा है, अभी आप यहां पर खड़े हो, आप थोड़ा सा इधर मूव करोगे, क्या आपको तारा वो अपनी जगह से हिलता हुआ दिखा? तारा तो अब भी सर ऊपर करोगे तभी दिखेगा बिल्कुल सीधा। ऐसा तो नहीं होता ना कि इधर को मूव किए तो तारा इधर सर ऐसे ही गर्दन करनी पड़ गई, ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि जो तारे होते हैं ये इतनी दूरी पर होते हैं कि हमारी धरती के ऊपर मैं इक्वेटर पे भी इधर से उधर चला जाऊं ना, तो इनका जो एंगल है वो चेंज नहीं होता, द एंगल स्टिल रिमेन्स वर्टिकल, क्योंकि इनकी दूरी इतनी ज्यादा होती है हमसे। ठीक है, तो हम ऐसा ही एक तारा कंसिडर कर लेंगे, उसको मैं नाम दूंगा एस। तो हमने कोई भी एक तारा एस डैश मैंने कंसिडर किया, मान लो ये मेरे पास एक स्टार है एस डैश। ठीक है, तो एस डैश से पहले मैंने अपनी टेलीस्कोप को इस स्टार की तरफ पॉइंट किया। कॉन्सेप्ट क्या है? पहले मैंने अपनी टेलीस्कोप को तारे की तरफ पॉइंट किया, ऐसे यूं ऊपर, ऐसे किया। टेलीस्कोप का एंगल मैंने इसको मान लिया 0, टेलीस्कोप के अंदर एंगल का एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद मैंने अब इसी टेलीस्कोप से उस प्लैनेट की तरफ पॉइंट किया जिसपे मुझे दूरी पता लगानी है। ठीक है, तो मैंने ये एंगल नाप लिया भाई, पहले मैंने टेलीस्कोप को यहां पॉइंट किया था और अब मैंने उसको पॉइंट किया उस प्लैनेट की तरफ, तो ये एंगल टेलीस्कोप जितना मूव करी वही तो एंगल था। ठीक है, तो हमने उस एंगल को नाम दिया यहां पर
φ1। इस एंगल को मैंने नाम दिया φ1। ठीक है, ऐसे ही जब मैं दूसरी जगह से भी उस तारे को देखूंगा तो मुझे वो ऊपर ही नजर आएगा सामने, क्योंकि धरती के ऊपर डिस्टेंसेस बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से भी मुझे ऐसा लगेगा कि वो सर के ऊपर ही है तारा। यहां से उसका एंगल मैंने नापा, वो आ गया φ2। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल अगर मैं यहां पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल φ1 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स की मदद से, और ये एंगल φ2 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल की ही मदद से। ठीक, ये जो धरती के ऊपर दोनों के बीच का डिस्टेंस था, इसको मैंने मान लिया b। इसको मैंने क्या माना? b। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एंगल है, मेरे पास आर्क है, मुझे ये दूरी पता लगानी है। अभी मैंने आपको बताया था पैरेलैक्टिक एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं यहां पर कह सकता हूं ये जो एंगल है बीच का कितना है, ये φ1 प्लस φ2 किसके बराबर होगा? आर्क। आर्क कौन सी है? यहां पर ए और बी के बीच की दूरी आर्क है मेरे लिए, लगभग आर की है ये बी। और मुझे दूरी कौन सी निकालनी है? ये वाली एस। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एस इज इक्वल टू बी अपॉन φ1 प्लस φ2। इस तरह से मैं उस प्लैनेट की दूरी एस्टिमेट कर सकता हूं। देखो, ये एक्यूरेट मेथड नहीं होते, ये मेथड उतने एक्यूरेट नहीं होते, ये एस्टिमेशन होते हैं। उसका कारण क्या है? ये जो दूरियां हैं ना, ये बहुत बड़ी हैं। अब मान लो तुम एक लाइट ईयर की ही दूरी पर देख रहे हो चीजों को, एक लाइट ईयर जहां से लाइट को आने में 1 साल लग जाता है, इतनी दूरी पर। ठीक है, उसमें अगर तुमने मान लो 1 किलोमीटर की गड़बड़ कर भी दी या 5 किलोमीटर की गड़बड़ कर भी दी, क्या किया? नेग्लिजिबल। देखो परसेंटेज में निकालता हूं, देखो कैसे, मैं बताता हूं क्यों ऐसा करते हैं हम। बड़े डिस्टेंसेस में हम इतनी गड़बड़ क्यों मान सकते हैं? अगर हम छोटे डिस्टेंस को यहां से दिल्ली तक नापने में लगभग लगभग 100 किलोमीटर है दिल्ली, अगर मैं उसमें 5 किलोमीटर की गड़बड़ कर दूं तो देखो उसका परसेंटेज कितना बैठेगा गड़बड़ का। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो चेंज है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो दिल्ली तक नापने में मैंने 5 किलोमीटर की गड़बड़ करी, 5 किलोमीटर, और दिल्ली की दूरी मैं मान के चल रहा हूं सही दूरी थी 100 किलोमीटर, अपॉन 100 इंटू 100, आंसर आया 5%। यानी अगर मैं दिल्ली तक दूरी नापने में 5 किलोमीटर की गड़बड़ करता हूं तो वो कितना है? लगभग लगभग 5% की गड़बड़ है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है 5%। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग एरर, 5% का एरर। अब मैं मान लो यहां से सूरज तक की जो दूरी है, ठीक है, वो 10 की पावर 11 है। याद रखना 10 की पावर 11 एवरेज, अगर उसका दूरी निकाल जाए 1.5 इंटू 10 की पावर 11 होती है, वैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, मैं उसमें 5 किलोमीटर की गड़बड़ कर रहा हूं। कितने की? 5 किलोमीटर की। तो 5 किलोमीटर हो जाएगा 5। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं 10 किलोमीटर की गड़बड़ कर रहा हूं, 5 भी नहीं 10 की, 10 इंटू 10 की पावर 3 मीटर की। ठीक है, और उसका जो एवरेज होता है वो 10 की पावर 11 होता है। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/10 की पावर 7%, यानी 10 की पावर -7%, यानी 0.123456 इतने परसेंटेज की गड़बड़ करी मैंने। जबकि मैंने इससे दुगनी गड़बड़ करी थी। यहां मैंने सिर्फ 5 किलोमीटर की गड़बड़ करी थी, यहां मैंने 10 किलोमीटर की गड़बड़ करी है। देखो तब भी वो कितना परसेंट बैठा? इतना कम परसेंट। तो इसीलिए जब हम बड़ी दूरियां नापते हैं उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ बहुत कम एरर प्रोड्यूस करती है, इसलिए हमारे एस्टिमेशंस बहुत सही होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बड़ी दूरियां नापने के लिए हम इस तरह के एस्टिमेशन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? ठीक है, तो ये हमने मेथड सीखा एक, जिसमें हमने दूरी निकालने का कॉन्सेप्ट सीखा। किसका? एक पास की चीज का, लगभग लगभग 100 लाइट ईयर्स के अंदर अंदर। 100 लाइट ईयर्स बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, लेकिन अगर हम यूनिवर्स की बात करें उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले मेथड की, जिसमें हम दूर के एक तारे का, बहुत दूर वाला एक तारा है, किसी दूसरी गैलेक्सी में पड़ा हुआ एक तारा है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा 100 लाइट ईयर से ज्यादा दूरी पर है, सपोज बहुत बड़ा दूरी पर एक तारा है दूसरी गैलेक्सी का, मुझे उसकी दूरी पता लगानी।
तब हम क्या करेंगे, ठीक है। ये एक तारा है जिसकी दूरी पता लगाएं, क्योंकि तारे की जो दूरी होती है वो प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। नियर बाई बोल रहे हैं लेकिन फिर भी ये बहुत दूर है। ऐसे तारे के लिए मुझे अब इसकी दूरी पता लगानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अब धरती के सरफेस के 2 पॉइंट्स नहीं मान सकते, क्योंकि धरती के सरफेस पर वो एंगल इतना छोटा बनेगा कि हम उसे नाप ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको पता है ना, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, सबको पता है ये बात? हाँ भाई बोलो, पता है? ओके चलो, अच्छा है, इतना तो पता है। इसको क्या बोलते हैं वैसे, धरती के सूरज की चारों तरफ चक्कर काटने को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। अमृत बता जल्दी से। रेवोल्यूशन सर। इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, वेरी गुड। तो देखो, ये धरती का ऑर्बिट है। क्या है ये? धरती का ऑर्बिट। और यहां है हमारे सूर्य देवता, ठीक है। ठीक, धरती ऐसे घूम रही है, इधर से इधर ऐसे जा रही है, इधर से इधर ऐसे आ रही है, सूरज की तरफ चक्कर काट रही है। तो पहले एक बार धरती यहां पर थी, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट ए पर धरती थी, और हमें एक तारा, ये है वो तारा, ठीक है, नियर बाय स्टार एन, इसकी दूरी पता लगानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने भैया धरती जब ए पॉइंट पर थी यहां पर, ये, ठीक है, तो मैंने यहां पर इसका एंगल नापा। अब एंगल कैसे नापूंगा मैं, उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए। तो मैंने एक दूर का तारा लिया, बहुत ज्यादा दूर का तारा, इसको मैंने नाम दिया एफ। फिर से तरीका वही है, क्या करूंगा, पहले मैं अपनी टेलीस्कोप को एफ की तरफ पॉइंट करूंगा, फिर उसको घुमाऊंगा नियर बाय तारे एन की तरफ। तो ये जो टेलीस्कोप जितना घूमी, ये मेरा हो जाएगा एंगल। इसको मैं नाम दूंगा एंगल को थीटा 1, ठीक है। क्या नाम दूंगा इसको? थीटा 1। अब मुझे बताओ, धरती इस पॉइंट बी पर, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बी पर कितने समय में पहुंचेगी? आस्था, आंसर दे जल्दी से। ए से बी तक पहुंचने में धरती को कितना समय लगेगा? Sir, half year, 6 months. हाफ ईयर, वेरी गुड, हाफ ईयर या 6 मंथ्स। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया धरती जब यहां पर है, ये पूरा गोल चक्कर काटने में 1 साल लगता है। तो ये ध्यान से देखो, ये तो आधा हो गया। तो ये आधा दूरी पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा? 6 महीने। यानी मैं अगली ऑब्जर्वेशन जो लूंगा वो 6 महीने के बाद ही ले सकता हूं। तो ये मेथड में समय बहुत लगता है। ये जो दूरी पताने लगाने वाला मेथड है ना, ये वाला जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं, जो हमारे पास एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो 6 महीने तक वेट करते हैं इस ऑब्जर्वेशन को लेने के लिए। तो एक बार उन्होंने ए पॉइंट पर ली, अगली ऑब्जर्वेशन वो 6 महीने बाद ले सकते हैं, क्योंकि धरती यहां पर 6 महीने बाद पहुंचेगी। ठीक, तो 6 महीने बाद फिर से उस तारे की एंगल को पता लगाते हैं, और फिर से वो उसी पॉइंट तारे वाले एफ को देखते हैं। अब क्योंकि एफ बहुत दूर का तारा था, तो इसलिए उसकी पोजीशन हमेशा ऐसी दिखेगी जैसे वो ऊपर है। इतनी दूर का तारा हमने लिया है, ये कई हजार लाइट ईयर दूर वाला तारा है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन धरती के घूमने से भी चेंज नहीं होगी, ये इतनी ज्यादा दूरी पर है कि अर्थ के ऑर्बिट का डायमीटर भी इसके लिए यूं छोटा सा डिस्टेंस है, करेक्ट। तो इसलिए हमें हमेशा कैसे दिखेगा? ऊपर। तो मैंने क्या किया, फिर से अपने टेलीस्कोप को तारे पर पॉइंट किया, और उसके बाद फिर नियर वाले तारे एन की तरफ पॉइंट किया। तो मेरी टेलीस्कोप जितना घूमी वो हो गया मेरा दूसरा एंगल थीटा 2, ठीक है। मुझे दूरी निकालनी है सूरज से इसकी, ये दूरी मुझे पता लगानी है, डी, ठीक है। तो ये और ये दूरी लगभग सेम ही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होते, बहुत बड़े रेडियाई नहीं है अर्थ का जो है इनके कंपैरिजन में। तो ये हो जाएगा थीटा 1, ये हो जाएगा थीटा 2। अब ध्यान से देखो, ये जो धरती का दूरी है, ये ए बी, ये ए बी हो गया मेरे लिए। आर्क की वैल्यू कितनी हो गई? ए बी। ये एंगल हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। और ये लगभग सेम ही दूरी होती है, लगभग लगभग सेम ही होती है। तो मैं कह सकता हूं एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस बन गया इसका डी। तो मुझे डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए बी अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब आप कहोगे सर ए बी भी तो नहीं नापा हमने। देखो याद करो, मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी ये बात कि जो धरती
और सूरज के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है ये, इस डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन and earth is called astronomical unit। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। इसको AU लिखा जाता है, कैपिटल AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है। तो अब मुझे ये बताओ तनिष्का, बता AB कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा? तनिष्का जल्दी से बता बेटा, AB कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा? सर 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वेरी गुड। तो हमें ये AB की वैल्यू पता है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। θ1 और θ2 मैं टेलीस्कोप की मदद से नाप सकता हूं, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? ये दूरी ऑफ दैट नियर बाय स्टार D। ठीक है, तो ये जो 2 मेथड्स हमने सीखे ये असलियत में इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं वो इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करके ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखे जो फार लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी दूरी, और फिजिक्स में हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।